बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे ऑपोजिशन वफ्द की। चीफ जस्टिस से शिकायतों की तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आफरीदी आज ऑपोजिशन रुकनी वफ्द से भी मुलाकात की है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत ऑपोजिशन से भी अदालती इस्लाहात के लिए तजावीज़ तलब की थी, मगर ऑपोजिशन में शामिल पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कानून पर अमल दरामद न होने के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ही कर डाली और ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को दरपेश मुश्किलात का भी जिक्र किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना कैसर साहब, कहिएगा पीटीआई अब क्या चाह रही है, मतलब इसके पीछे क्या मकासद हैं, ऐसी क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं और ज़रूरत पेश आई है कि चीफ जस्टिस के पास ही चले गए और शिकायत लगा दी हैं? पहली बात तो ये है कि आज की जो मुलाकात है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि देखिए, अगर आपके कोई कंसर्न हैं तो आपको कंसर्न क्वार्टर्स जो है वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहिए, अपना नुक्ता नज़र बताना चाहिए और अगर कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए, उनके सामने रखना चाहिए। तो आज बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो एक्चुअली जो इस वक्त केसेस हैं पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन के हवाले से और वकला को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं और मुलाकातों के हवाले से, तो वो एक नुक्ता नज़र उन्होंने आज अपना रखना था ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि अदालती निज़ाम को हेड करते हैं पाकिस्तान में, तो उनके नॉलेज में हो कि पीटीआई के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं, उनकी लीडरशिप के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं। और आज जो मुलाकात है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इट इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, ऐसा होना चाहिए। अब जब कल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले थे पीटीआई का एक डेलीगेशन, तो ये देखिए राब्ते जो होते हैं यही सोल्यूशन होता है मुश्किलात को और मामला फहमी के साथ हल करने के लिए। और आज अगर एक ये मुलाकात हो गई है, इसके बाद जो एक एलानिया हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आए कि इस मुलाकात में जो कंसर्न्स थे, जो बातें हुई हैं वो क्या है। लेकिन अभी हमारे सामने जो कुछ है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अपने लेकिन राना कैसर साहब केसेस तो चल रहे हैं जो ये अपनी रिहाई की बात करते हैं, अपने रहनुमाओं की या अपने लोगों की, वो भी केसेस चल रहे हैं, कानून पर अमल दरामद तो हो रहा है और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिलती या अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, तो मुलाकातें भी हो रही हैं और अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन फिर भी अब क्या फोरम नहीं मिल रहा पीटीआई को कोई एग्जैक्ट के कहाँ बात करनी है, तो शायद इसलिए ये शिकायत लगाई जा रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो फोरम होता है वो तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के बाद फिर वो मीडिया से बात करते हैं। यही दो ऐसे फोरम्स होते हैं जहां पे बात की जाती है। लेकिन आप देखें कि पीटीआई ने आज जो अपना नुक्ता नज़र मीडिया के सामने भी रखा आफ्टर दिस मीटिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने नाम लिए हैं अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं इमरान खान के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से, कि उनके मुलाकातें जो एज पर जेल मैनुअल है और हुकूमत की जो एक गारंटी थी उसके बावजूद नहीं कराई जा रही। तो अब दिस मैटर हैज टू बी लुक्ड इनटू। और चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र उनका है, वो क्या इक़दाम करते हैं, तो ये तो अब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है कि क्या इनके जो कंसर्न्स हैं पीटीआई के वो वाकई जेन्युइन हैं या सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, तो ये देखना है। लेकिन पीटीआई तो थ्रू आउट इस बात पे अड़ी हुई है कि उनके बानी चेयरमैन के साथ जो वकला की मीटिंग्स होती हैं उसमें तौतुल का शिकार हो जाता है और उनकी फैमिली और दीगर जो वकला हैं उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई जाती। तो ये तो कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ढके छुपे नहीं है, ये तो डे वन से वो यही बात कर रहे हैं और उनका ये मामला आगे हल करवाने के लिए एक इस प्लेटफॉर्म को यूज किया आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये दूसरी बात जो देखिए माम सबसे बड़ी ये है ओपन ट्रायल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये जो ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, इसके हवाले से ना मीडिया में कोई बात आती है और ना ही जो है पार्टी के कारकुनान को पता चलता है कि ट्रायल क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, किस तरह का आर्गूमेंट हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये एक ट्रायल जो है इसको ओपन
کیا جائے تاکہ میڈیا بھی وہاں پہ موجود ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹرائل کیا ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں بہت سارے جو ایشوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس میں ایک دو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں, لیکن وہ آپ نے جیسے کہا کہ کیا ان کو کوئی فورم نہیں مل رہا, تو فورم تو موجود ہے. دیکھیے آئے دن ان کا نقطہ نظر میڈیا میں بھی آ رہا ہے, اور رانا کیسر صاحب کہہ لیتے ہیں فورم موجود ہے لیکن پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا یا یو ٹرن لینا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی خود کشمکش کا شکار ہے اس وقت کہ اس کو خود ڈیسیجن نہیں لے پا رہی, کیونکہ مذاکرات کے دور چلے وہ ناکام ہو گئے, پھر ہم نے دیکھا کہ احتجاج کی کال بھی دی گئی, پھر سول نافرمانی کی کال بھی دی گئی, لیکن ساری مس کالز ہی ہوئی ہیں. تو کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی اب کیا چاہ رہی ہے, اس کے پاس آپشن کیا, اور اس ملاقات کے بعد کیا چینجز آ سکتے ہیں, کیا دوبارہ سے مذاکرات کی راہیں ہموار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی اس نے کیا, اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ پوری قوم کے ہمارے سب کے سامنے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور کس طریقے سے ریاست نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا, اور اس کے پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں ہر بات آپ پروٹیسٹ کے ذریعے حل نہیں کر سکتے, سڑکوں پہ آ کے حل نہیں کر سکتے. ہاں اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اپنی شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہے, پاور شو کرنی ہوتی ہے, آپ اسٹرینتھ لے کے آتے ہیں اپنی سڑک کے اوپر, وہ یعنی اپنا ایک حجم بڑھانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں ان کا واحد حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, اور ڈائلاگ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب دونوں اطراف سے یہ رضامندی ہو کے بیٹھ کر بات کرنی ہے. تو دیکھیے وہ جو جس طرف آپ نے حوالہ دیا کہ ان کے مذاکرات کے جو ادوار ہوئے ہیں, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2 ادوار ہوئے اس کے بعد بالکل فل سٹاپ لگ گیا ہے. دیکھیں یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں آج بھی. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہے, آپشن تو رہتی ہے. بہت شکریہ رانا کیسر صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب دیکھنا یہ ہے ملاقات کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ رانا کیسر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کی آپشن ہمیشہ رہتی ہے, اور سیاسی معاملات ہوں, سیاسی ایشوز ہوں, ڈائلاگ سے ہی حل ہوتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں اور ملک میں استحکام آئے, سیاست میں استحکام آئے. آگے بڑھتے ہیں جی. سندھ حکومت اجلاسوں, قوانین پر عمل درآمد اور انتظامیہ کو حرکت دینے کے باوجود کراچی میں واٹر ٹینکر اور ڈمپر حادثات کو روک نہیں پا رہی ہے. اس خبر پر بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی چیمپئنز ٹرافی کی بھی. گروپ بی کا پہلا اور چیمپئن ٹرافی 2025 کا تیسرا میچ کراچی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان جاری ہے. جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر بیٹنگ اس وقت جاری ہے. اگر دونوں ٹیموں کے درمیان تاریخی حقائق کی بات کریں تو دونوں ٹیمیں اب تک 5 میچز کھیل چکی ہیں. جنوبی افریقہ کو 3 ون ڈے میچز میں جیت نصیب ہو چکی ہے, جبکہ افغانستان کی بات کریں تو افغانستان نے جنوبی افریقہ سے 2 میچ جیتے ہیں. تاہم آج کا میچ دونوں ٹیموں کی طاقت بتائے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا اب تک کی پاکستان کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور چیمپئنز ٹرافی کا ہونا, پاکستان میں میزبانی ملنا 29 سال بعد, یہ کتنا خوش آئند ہے؟ بہت شکریہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 29 سال کے بعد کوئی بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. بدقسمتی سے 2009 کے جو واقعات پیش آئے سری لنکا کی ٹیم پہ حملے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہم اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے, اور اس کے بعد پھر ہم نے پی ایس ایل وغیرہ کروائی, اور اس کا کریڈٹ جائے گا اس وقت کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کی اس سلسلے میں, اور غیر ملکی کھلاڑی آنا شروع ہوئے, جس کی وجہ سے دنیا میں ایک تاثر پھیلا کہ پاکستان اتنا غیر محفوظ ملک نہیں ہے جتنا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن سب کے باوجود ہمارا جو پڑوسی ملک ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, وہ اپنی اسی ڈگر پہ قائم ہے. یعنی وہ 2 کوششیں ہیں اس کی, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کا وہ نوٹس نہیں دیا جا رہا جو کہ لینا چاہیے. کھیل ہے, کھیل کو کھیل ہی رکھنا چاہیے, سیاست میں اس کو ملوث نہیں ہونا چاہیے. یہ اولمپک کا بھی اصول ہے, باقی دنیا کی سب کھیلوں کا اصول ہے. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان جو ہے ہمارا پڑوسی ملک, وہ کرکٹ کے کھیل کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے. پہلے بھی آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا جو پاکستان کے بارے میں ان کا یہی رویہ تھا, تو اب تو اتنا واضح رویہ تھا کہ ہم نہیں آئیں گے, بالکل کوئی میچ نہیں کھیلیں گے. اور تو اور جو ابتدائی کچھ رسومات ہوتی ہیں, مثلا ایسے بڑے ٹورنامنٹ میں سارے کپتان اکٹھے ہو کے آتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوتی ہے, اس میں بھی انہوں نے منع کر دیا کہ ان کا جو کپتان ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور بھارت
भारत की इस हरकत से बखूबी सभी वाकिफ़ हैं और खेल को भी सियासत की नज़र कर है। जर्सी पे नाम लिखवाना हो तो भी इशू है, पाकिस्तान आना हो तो भी इशू है। आप पाकिस्तान के इस पर मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी साहब की काविशें रंग ले आईं और डटे रहे और चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनली मेज़बानी तो मिली लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर अब ये जो मैचेस होने जा रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और डटे रहने को कैसे देखते हैं? आगे आने वाले वक्तों में अगर इस तरह का मामला पेश आता है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी, नकवी साहब ने यकीनन बहुत मेहनत की है, बड़ी भागदौड़ की है, लेकिन मैं समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह जारहाना अंदाज में इस मामले को एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो इस तरह मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 5-6 महीने से खबरें आ रही थी कि हिंदुस्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। उनके मीडिया में खबरें आ रही थी और ये खबरें हमारे यहाँ हमारे अखबारों में छप रही थी। तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि उनसे पूछा भी गया कि जनाब वहाँ से तो ये खबरें हैं। तो जवाब ये होता था कि जब कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आएगा, सरकारी तौर पे हमें बताया जाएगा तो फिर हम देखेंगे। इस तरह वो 3-4 महीने जो हैं इसी मामले में गुजर गए। उसके बाद उनकी तरफ से मौक़िफ़ भी आ गया और फिर उसके बाद हमें भागदौड़ पड़ गई। हालांकि 3-4 महीने पहले से हम कोशिश करते हैं। कोशिश से मुराद ये है कि ये नहीं कि हम ज़रूर कामयाब हो जाते। ज़ाहिर है हिंदुस्तान एक मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनमें कॉरपोरेट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्रिकेट की, उसकी वजह से पैसे बहुत से आते हैं। क्योंकि पैसे वहाँ से ज़्यादा आते हैं इसलिए बाकी जो है आपको पता है अंग्रेज़ जो है वो हमेशा से उसका मिजाज जो है वो साहब, ये तो कमर्शियल मसाइल के वाले से आपने बता दिया। जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत से आगे मैच होने जा रहा है और अगर हम हरा दें तो बात ही और हो जाएगी। लेकिन अभी तक की ओवरऑल परफॉर्मेंस को और टीम सिलेक्शन को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। ओवरऑल कारकर्दगी हमारी जो है उससे मुतमईन नहीं हूँ। आपको पता है कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों के बारे में मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। फ़हीम अशरफ के बारे में बड़ी बातें हुई हैं, वो पता नहीं अचानक कैसे बीच में शामिल हो गए। फिर उसके बाद दूसरे कई खिलाड़ियों के बारे में मैं नाम लेना इसलिए नहीं पसंद करता कि अब टीम बन चुकी है, अब खेल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सबको ही कहा जाए कि जी अल्लाह करे बड़ा अच्छा खेले। लेकिन बहरहाल इस पे काफ़ी तबसरे हुए हैं, काफ़ी उसमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। तबसरे हुए हैं, काफ़ी कमज़ोरियाँ और टीम को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हम उम्मीद करते हैं जी कि पाकिस्तानी टीम जीते जो भारत से मैच होने जा रहा है, क्योंकि 2017 में जैसे बढ़तरी हासिल हुई थी और काफ़ी तगड़ा मुकाबला हुआ था और उसके बाद जी पाकिस्तान जीता था, तो हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हैं और सिंध हुकूमत इजलासों कवानीन पर अमल दरामद और इंतज़ामिया को हरकत देने के बावजूद कराची में वाटर टैंकर और डंपर हादसा को नहीं रोक पा रही है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी गाड़ियाँ कराची के शहरियों की जान की दुश्मन बन गई है। गुज़श्ता रोज़ भी कराची बफर जोन के BR सोसाइटी में वाटर टैंकर ने एक माँ से उसका लाल छीन लिया। वाटर टैंकर ने 9 उम्र लड़के को अपने पहियों के नीचे देकर कुचल दिया। 10 साला लड़के साइम को पानी वाले टैंकर के ड्राइवर ने रिवर्स करते हुए पहियों के नीचे देकर कुचल दिया। मुश्तिल मकीनों ने इस जुल्म पर पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर टैंकर को कब्जे में ले लिया। तो ये मामलात हम देख रहे हैं और बारहा इस पर जिक्र भी कर चुके हैं कि डंपर से कितने हादसा पेश आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, कहिएगा, जैसे कि कल भी हम जिक्र कर रहे थे, आज भी हम जिक्र कर रहे हैं, आए रोज़ हमारे प्रोग्राम का मौजू ये बनता जा रहा है कि जी डंपर से आए रोज़ हादसा हो रहे हैं और इसको रोकने में हर कोई नाकाम ही दिखाई दे रहा है, चाहे विफाक की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, क्योंकि एक दूसरे पर या तो जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर जाने जा रही हैं तो जा रही हैं, किसी को परवाह नहीं है, तो कोई जिम्मेदारी लेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया कि शहर कराची में जो है वो बहुत सारे नए नए अवामिल आ गए इंसानी जानों के ज़िया के लिए। उसमें से एक अमल जो है वो ये है कि डंपर्स से और टैंकर्स के जरिए जो है वो लोगों की जानें जो है वो ली जा रही हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप उस पर बहस कर सकते हैं। ये खालिसतन सूबाई सब्जेक्ट है, इसका फेडरल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक का महकमा, हम बारहा ये बात कर चुके हैं, मैं कोई
2 से 3 प्रेस टॉक कर चुका हूँ इस पे मुख्तलिफ मीटिंग्स हो चुकी हैं, IG से बात हो चुकी है। गर्ज ये कि जितने भी और फिर मैं अगर 3-4 दिन पहले की बात करूँ तो हुकूमत की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें तमाम ही पार्टी को जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया गया था। और जो डायरेक्टली जो डंपर्स एसोसिएशन है, ये दीगर लोग हैं, उनके भी लोगों को, नुमाइंदों को बुलाया गया था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये कोई सियासी इशू नहीं है, एक इंसानी मसला है। इंसानों की जान इस मसले पर चूंकि रेगुलराइजेशन नहीं है, जो काम हुकूमत को करने के हैं वो शायद हुकूमत कर नहीं पा रही है या उसमें नाकाम हो चुकी है। मिसाल दे देता हूँ, मिसाल इस तरह कि अगर रेगुलराइजेशन करनी है या डंपर्स या उनके जो हेवी ट्रैफिक या हेवी ट्रेलर्स जो चल रहे होते हैं, टैंकर्स जो चल रहे होते हैं, उन पे सिंध हाई कोर्ट की ऑलरेडी जो है बाउंडिंग मौजूद थी कि वो डे टाइम में ये रोड्स पे नहीं आ सकते। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, साल हर साल से चल रहा है। मगर व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन करवाने में नाकाम रही है। एक मरतबा फिर कोई हफ्ता 10 दिन पहले। तो सर क्यों नाकाम रही है? इस नाकामी की वजह क्या है? वोट लेते हैं, अवाम के वोटों से आते हैं, इक़्तिदार में बैठते हैं, फिर भी अवाम को सहूलत नहीं दे पाते, डंपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जाने जा रही हैं, कोई वाली वारिस ही नहीं है अवाम का, तो कैसे कंट्रोल होगा? रोज़ हम बात कर देते हैं, रोज़ बात होती है जी कि मुलाकातें हो रही हैं, इस पर मीटिंग्स रख रहे हैं, मीटिंग्स तक महदूद रहेंगे तो अमली काम तो हमें देखने में नहीं नज़र आ रहा। एक से बढ़कर एक हादसा रोज़ रूनुमा हो जाता है और उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये सियासी मसला है या जानबूझकर किया जा रहा है, अब तो ऐसे ही कुछ लगने लग चुका है। आपकी बात से मैं 100% एग्री करूंगा। ये इन कामों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है, विल की जरूरत है, नियतों का ठीक होने की जरूरत है। अगर वो नियतें ठीक हो जाएंगी, जब आप देखें इसके कॉस्ट पे जाएंगे तो बात इतनी सी है कि अगर रोड पर कोई डंपर जो है वो एक ऐसी टाइमिंग पे ट्रेवल कर रहा है कि जिसमें उसको अलाउ नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इलाके का जो ट्रैफिक का इंचार्ज है, जो कि SO होता है, वो यकीनी तौर पर रिश्वत के एवज उस डंपर को अलाउ कर रहा है। वो रिश्वत इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी खुद की तैनाती जो है वो 10 से 15 लाख रुपए रिश्वत देगा। इसका मतलब ये हुआ, देखें, सिंध में पूरा निजाम कोलैप्स कर चुका है। ये बात मैं बारहा मुख्तलिफ मौक़ों पे करता हुआ आया हूँ। जब एक इंस्पेक्टर की या जो SO होता है उसकी तैनाती इटसेल्फ खुद जो है वो 15 से 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रिश्वत देकर होगी, तो वो अपने इलाके में ट्रैफिक के कंजेशन को खत्म नहीं करेगा, वो ठेले और पथारे लगवाएगा। जब ठेले और पथारे लगेंगे फिर हेवी ट्रैफिक चलेगा, तो फिर ये हादसात होंगे। बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो कराची में ये वाकयात हो रहे हैं, उन सबको रोकने की मैं फिर कहूंगा जिम्मेदारी हुकूमत की है। भाई ऑपोजिशन के पास जो है वो ये सारे इदारे नहीं है। ट्रैफिक का महकमा दाखिला सिंध के ज़ेरे इंतजाम आता है, वज़ीर दाखिला सिंध की सब जैसे पहले हम बात करते होते थे कराची में अमन होगा, कराची में अमन होगा, फाइनली जी कराची में अमन आ गया, फाइनली कहने की सूरत में जी अमन है, लेकिन अमन उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। अगर डंपर से इस तरह हादसात होते जाएंगे, इंसानी जानें जाती जाएंगी, जिम्मेदारी है और हुकूमत ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो फिर अवाम किधर देखें, क्या करें? इसको भी समझने की जरूरत है। ये जो आपने बात की है, सस्टेनेबिलिटी की भी बात है। अगर अमन आ गया है, अमन से मुराद ये कि यहाँ लोगों की जानों का ज़िया नहीं हो रहा, तो नहीं जनाब, आज तो हो रहा है। आज जो है वो डंपर से टकरा के एक्सीडेंट होके अमवातें हो जाती हैं। गटर के ढक्कन ना होने की वजह से लोग मर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है होलिस्टिकली कि शहर कराची की जो तरजीहात है, शहर कराची की जो नीड है, उन नीड्स को पूरा करने में सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत बुरी तरह नाकाम होगी। अगर वो नाकाम नहीं हुई है, अगर वो कामयाब हुई है, तो ये सारे जब आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो कंक्लूजन यही आएगा कि जिस हुकूमत की जिम्मेदारी यही है कि जी हुकूमत नाकाम है, ये डंपर के हाथ रहे हैं। अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हुकूमत को चाहिए इस पर ये लम्हा फिक्रिया है कि एक के बाद एक हादसा हो रहा है और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और इस अमल को रोका जाए। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की। तो अदालती अहकामात के बाद डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही और मजिस्ट्रेट की ज़ेरे निगरानी मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई और नमूने हासिल किए गए। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। सलमान अहमद वहाँ पर मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर लेते हैं। जी सलमान, कहिएगा, तो ये जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, इसकी जानिब से क्या बताया गया है, रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया है?
دیکھیے ماہم جب یہ 6 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد اغوا کے بعد جب تفتیش ہو کے ان کو قتل کر دیا گیا مصطفیٰ عامر کو، تو اس کے بعد جو حب پولیس نے جو ہے وہ لاوارث لاش سمجھ کر جو ہے وہ اس کو ایدی کے سپرد کیا تھا، اور مواج گوٹ قبرستان جو کہ ایدی کا قبرستان کہلاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ دفنا دیا گیا تھا۔ تو جوڈیشل مجسٹریٹ میں جب یہ تفتیش آگے بڑھی تو جوڈیشل مجسٹریٹ غربی میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی قبر کشائی کی جائے تاکہ شناخت ہو سکے۔ تو آج کی جو تاریخ دی گئی تھی جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے 21 فروری، تو آج جو ہے وہ صبح مواج گوٹ میں قبر کشائی کی گئی۔ ڈاکٹر سمیہ سید جو کہ پولیس سرجن ہیں اور جو بورڈ ہے اس کی سربراہ بھی ہیں، اور میڈیکل جو فرانزک کی میڈیکل ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی، اور قبر کشائی کی گئی آج مواج گوٹ میں مصطفیٰ عامر کی قبر کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 جو نمونے ہیں وہ جسم سے لیے گئے ہیں جو کہ ڈی این اے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ 3 سے 7 روز لگتے ہیں اس طرح کی چیز میں کہ اس کی رپورٹ آتی ہے۔ تو جو مکمل طور پر جب لاش جل جاتی ہے تو ڈاکٹر سمیہ کا کہنا تھا کہ اس سے صرف شناخت ممکن ہو سکتی ہے کہ آیا یہ مصطفیٰ عامر کی ہی لاش ہے یا کسی اور کی لاش ہے۔ البتہ موت کا تعین جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اگر لاش بری طرح جل گئی ہو۔ اسی طرح ہماری CPLC کے جو شناخت سیل کے سربراہ ہیں عامر حسن، ان سے بھی بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً چند دنوں میں جو ہے وہ جب DNA کی رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا مصطفیٰ عامر کی ہی لاش ہے تو پھر یہ ان کے ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ 3 سے 7 روز میں رپورٹ آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن جو مرکزی ملزم ارمغان ہے اس کے بارے میں جو انکشافات ہوئے، جعلی ID کارڈ بھی تھا اس کے پاس، غیر قانونی کام بھی کر رہا تھا، مقدمات بھی اس پر آلریڈی درج تھے، اس کیس میں پھر آگے کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آگے کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیے ارمغان جو ہے وہ ملزم ارمغان اور اس کے والد کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہے تفتیش کہ وہ پہلے بھی جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات درج تھے اور ارمغان کے خلاف بھی مقدمات درج تھے۔ اس کے علاوہ وہ جو وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کا کاروبار کرتا تھا، 16 ملازمین رکھے ہوئے تھے، جس میں ایک لڑکی جو مارشا ہے جو کہ اس جو جھگڑے کا اور اس قتل کا سبب بھی بتائی جاتی ہے کہ اسی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، تو وہ جو ہے وہ بھی وہیں پر ملازم تھی۔ ارمغان ملزم ارمغان کو اور اس کے علاوہ شیراز جو سہولت کار ہے ان دونوں کو جو ہے وہ کل صبح سینٹرل جیل میں جو ATC 3 ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت 3 میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان کا جو پولیس ریمانڈ تھا وہ جو ہے وہ آج رات مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد صبح جو ہے وہ سینٹرل جیل میں جو انسداد دہشت گردی 3 میں پیش کیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ مزید عدالت جو ہے وہ اس ملزمان کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا جی کہ لڑکی کو انٹرپول کے ذریعے لایا جائے گا اور لڑکی سے بیان لیا جائے گا، اس کے بعد ہی کیس میں آگے پیش رفت ہو سکتی ہے، تو وہ والا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی یقیناً تفتیشی افسر جو بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ مارشا کے حوالے سے انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس لڑکی کو بھی جو ہے وہ دبئی، کیونکہ وہ 6 جنوری کو جب لاپتہ ہوئے تھے مصطفیٰ عامر اور قتل ہوئے تھے، اس کے بعد سے 12 جنوری سے جو یہ مارشا لڑکی ہے یہ دبئی فرار ہو گئی تھی، تو جس کے بعد جب کوشش کی جا رہی ہے تفتیشی افسران کی جانب سے کہ انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے اور یہ لڑکی کو جو ہے وہ پاکستان اور کراچی لایا جائے تاکہ تفتیش کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو سکے اور جلد سے جلد یہ جو معاملہ ہے یہ نمٹ سکے اور اس میں ملزم ارمغان یا جو مستقل سہولت کار شیراز ہیں ان کے حوالے سے صحیح فیصلہ جو ہے سامنے آ سکے۔ ملزم ارمغان کے بارے میں تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے جب چھاپا مارا گیا تھا پولیس کی جانب سے ان کو گرفتاری کے لیے تو بہت جدید قسم کے ہتھیار ان کے گھر پہ جو موجود ہیں ان میں سے انہوں نے کچھ ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی تھی، جس سے DSP سمیت 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کرمنل لگتا ہے اور نشے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ارمغان کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ نشہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والد بھی اس بات کو قبول چکے ہیں جب میڈیا سے گفتگو ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، تو کہ ان کا بیٹا نشہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بھی کرتے ہیں، اسلحے کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو بھرپور جو انکشافات ہوئے ہیں جس پر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ تو ہمارے نمائندے سلمان احمد ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور مزید جو بھی اس معاملے میں پیش رفت ہوگی اپنے آنے والے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کریں گے، بات بھی کریں گے اس حوالے سے۔ ابھی تک پروگرام سے وقت ہوا ہے پروگرام کا کلوزنگ کا، تو ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔